आज हम बात करने वाले हैं द 9 कदम ओवरथिंकिंग डिटॉक्स बाय मैक्स माइंडफील्ड बुक के बारे में। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना, लेकिन मैक्स माइंडफील्ड की किताब द 9 स्टेप ओवरथिंकिंग डिटॉक्स के मुताबिक ओवरथिंकिंग असल में ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि बिना डायरेक्शन के सोचना है। यानी दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे होते हैं, पर उनमें कोई रास्ता, कोई लॉजिक नहीं होता। ये वैसे ही है जैसे आप जीपीएस के बिना किसी अनजान शहर में गाड़ी चला रहे हो। आप चल तो रहे हो, पर आपको पता ही नहीं कि जा कहां रहे हो। दिमाग ऐसे ही बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक साथ इमेजिन करने लगता है, जैसे अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो ना हुआ तो क्या होगा। और ऐसा तब ज्यादा होता है जब अंदर कोई डर होता है या फिर अनसर्टेनिटी होती है। मान लो आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, आपने मेहनत भी की है, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू का टाइम नजदीक आता है, दिमाग में सोचना शुरू हो जाता है। अगर इंटरव्यूअर ने टफ सवाल पूछ लिए तो, अगर मेरी इंग्लिश फंस गई तो, अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर क्या करूंगा। यही ओवरथिंकिंग है। आप एक सिचुएशन को बार बार माइंड में रिप्ले करते हो, हर बार एक नया नेगेटिव आउटकम सोचते हो, और फिर उस डर की वजह से आप एक्शन ही नहीं ले पाते। मैक्स कहता है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ थकाने वाला नहीं होता, ये आपको पैरालिसिस में डाल देता है। आप कुछ करना चाहते हो पर कर नहीं पाते, क्योंकि माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है कि क्लैरिटी ही नहीं बचती। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है इमोशनल ट्रिगर्स, डर, गिल्ट, शेम, इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन का डर। ये इमोशंस आपके थॉट्स को हाईजैक कर लेते हैं। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे निकला जाए। मैक्स का पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज ट्रिगर्स। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ओवरथिंकिंग आपके अंदर कब और कैसे शुरू होता है। इसके लिए किताब में एक आसान टूल दिया गया है जिसे कहते हैं ट्रिगर ट्रैकर। ये एक तरह की डायरी होती है जिसमें आप नोट करते हो कि आपने कब ओवरथिंक करना शुरू किया, उस वक्त आपकी इमोशनल स्टेट क्या थी, आप किस एनवायरनमेंट में थे और उस समय क्या इवेंट हुआ था। मान लो आप शाम को घर लौटे और अचानक माइंड में चिंता शुरू हो गई, कल की प्रेजेंटेशन में क्या बोलूंगा। अब इस मोमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो। टाइम शाम 7:30, प्लेस घर, अकेले, इमोशन नर्वसनेस, ट्रिगर, रिमाइंडर ऑन फोन फॉर टुमारोज मीटिंग। जब आप ऐसा बार बार ट्रैक करते हो तो एक पैटर्न सामने आता है। आपको समझ आता है कि किस तरह की सिचुएशंस आपको ओवरथिंकिंग में ले जाती हैं। यह अवेयरनेस ही पहला कदम है सेल्फ कंट्रोल की ओर। ट्रिगर को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं होता कि बीमारी कहां से शुरू हो रही है, तब तक इलाज करना मुश्किल होता है। और कई बार ट्रिगर बहुत सटल होते हैं, जैसे कोई दोस्त की इंस्टा स्टोरी देखकर अपने बारे में लो फील करना, या किसी का रूड कमेंट, या चाइल्डहुड का कोई अनरिजॉल्व्ड फियर। जब आप इन्हें ट्रैक करते हो तो माइंड इनसे डिटैच्ड होने लगता है। आप रियलाइज करते हो कि ओह, ये तो वही फियर है जो हमेशा मुझे स्टक करता है। ओवरथिंकिंग की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हमेशा लॉजिकल नहीं होता। कभी कभी आपको लगता है कि आप लॉजिकली चीजें एनालाइज कर रहे हो, पर असल में आप एंजाइटी को जस्टिफाई कर रहे होते हो। जैसे कोई लड़की अपने क्रश को मैसेज करने से पहले 100 बार सोचती है, अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो फिर वो रिप्लाई ना करने के 10 कारण सोचती है, फिर खुद ही अस्यूम कर लेती है कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, फिर गिल्ट फील करती है कि उसने सोचा भी क्यों, और फाइनली मैसेज भेजने की हिम्मत नहीं होती, जबकि रियलिटी ये हो सकती है कि लड़का बिजी था। ट्रिगर ट्रैकर इस पूरे मेंटल लूप को पकड़ने में हेल्प करता है। जब आप डेली अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे आप अपनी रिएक्शंस को बेटर अंडरस्टैंड करने लगते हो। मैक्स इस प्रोसेस को मेंटल ऑडिट कहता है। जैसे कोई अकाउंटेंट अपने खर्चों का हिसाब रखता है, वैसे ही आप अपने थॉट पैटर्न्स का हिसाब रखने लगते हो। फायदा क्या होता है? सबसे पहले तो आप अवेयर हो जाते हो। ओवरथिंकिंग अब एक ऑटोमेटिक पैटर्न नहीं रहता। जब नेक्स्ट टाइम वो ही ट्रिगर आएगा तो आप खुद से कह सकोगे, अरे ये तो वही पुराना पैटर्न है। ये अवेयरनेस ही बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इससे आप रिएक्शन मोड से रिस्पॉन्स मोड में शिफ्ट हो जाते हो। अब आप सोच समझकर डिसाइड करते हो कि आपको उस थॉट को फॉलो करना है या नहीं। दूसरी बात यह कि ट्रिगर ट्रैकर आपको ये समझने में मदद करता है कि आपके इमोशंस कहां से जनरेट हो रहे हैं। कई बार हम खुद को समझ ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम लेजी हैं या अनमोटिवेटेड हैं, लेकिन असल में हम कंफ्यूज्ड या स्केयर्ड होते हैं। जब ट्रिगर साफ हो जाते हैं तो इमोशंस को लेबल करना आसान हो जाता है, और जब इमोशंस को आप नाम दे देते हो तो वो उतना स्केरी नहीं लगता। ओवरथिंकिंग का रूट हमेशा इमोशन में होता है, और जब आप उस इमोशन को पकड़ लेते हो तो आप थॉट को भी कंट्रोल कर सकते हो। मैक्स एक बहुत बढ़िया एनालॉजी देता है। दिमाग एक मंकी की तरह है जो हर टाइम एक पेड़ से
दूसरे पेड़ पर कूदता रहता है और ओवर थिंकिंग में ये मंकी ड्रंक हो जाती है, एक पेड़ से दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और गिरती रहती है। ट्रिगर ट्रैकर उस मंकी को पकड़ने का तरीका है। आप समझ पाते हो कि वो कब कूद रही है, क्यों कूद रही है, और फिर आप उसे आराम से बैठा सकते हो। कई बार हम ओवर थिंकिंग को रोकने की कोशिश में खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मैं बहुत वीक हूं। पर मैक्स कहता है कि ये सेल्फ जजमेंट और ज्यादा ओवर थिंकिंग को बढ़ा देता है। इंस्टेड आपको क्यूरियस बनना है। जैसे साइंटिस्ट होते हैं वैसे ही अपने थॉट पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना है बिना जज किए। इंटरेस्टिंग, मैंने ऐसा क्यों सोचा? इस थॉट के पीछे कौन सा डर छिपा है? क्या ये थॉट अभी जरूरी है? इस तरह के सवाल आपको माइंडफुल बनाते हैं। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है, लेकिन पहला और सबसे जरूरी कदम है अवेयरनेस। और वो तभी आएगा जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचानोगे। जब आप ट्रिगर ट्रैकर का यूज करते हो तो आप अपने माइंड के मेज में एक मैप बनाते हो और वो मैप आपको रास्ता दिखाता है। हर बार जब आप ट्रिगर को ट्रैक करते हो आप खुद को थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंड करते हो, और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है वैसे वैसे आपके थॉट्स शांत होने लगते हैं। कहानी का सार ये है कि ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए सोच को रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे डायरेक्शन देने की जरूरत है। माइंड हमेशा बिजी रहेगा, लेकिन अगर आप उसे सही डायरेक्शन में चैनल कर सको तो वही माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ट्रिगर को पहचानना सीखो, उनको एक्सेप्ट करो और फिर धीरे धीरे उन्हें रिलीज करना शुरू करो। यही शुरुआत है उस शांत और फोकस्ड माइंड की जो क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस से भरा होता है। बाकी स्टेप्स में मैक्स बताता है कि उन ट्रिगर्स को न्यूट्रल कैसे किया जाए, फोकस कैसे बढ़ाया जाए और एक्शन की क्लैरिटी कैसे पाई जाए। लेकिन हर जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है और यही है पहला कदम उस नॉइजी माइंड को डिटॉक्स करने की ओर। मैक्स माइंडफील्ड की किताब द 9 स्टेप ओवरथिंकिंग डिटॉक्स में स्टेप 2 और स्टेप 3 एक बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आते हैं। ये दोनों स्टेप्स ओवरथिंकिंग को मैनेज करने के लिए ऐसे तरीके सिखाते हैं जो न सिर्फ माइंड को हल्का करते हैं बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल देते हैं। स्टेप 2 है एक्सटर्नलाइज द माइंड, यानी अपने माइंड में चल रही सारी चीजों को बाहर निकालना। मैक्स कहता है कि हमारा माइंड एक कंटेनर की तरह है। जितना ज्यादा उसमें थॉट्स एक्यूमुलेट होते हैं उतना वो भारी और क्लटर्ड लगता है। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम सारी चीजें अपने अंदर ही रखते हैं। हम सोचते हैं, फिर उस सोच पर और सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि हम क्यों सोच रहे हैं। ये एंडलेस लूप बन जाता है। एक्सटर्नलाइज करने का मतलब है जो भी थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं उन्हें बाहर निकाल दो। और इसके लिए मैक्स 3 टेक्निक्स सजेस्ट करता है: स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जर्नलिंग, मॉर्निंग पेजेस और माइंड मैपिंग। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जर्नलिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको बस एक नोटबुक और पेन चाहिए और फिर आपको जो भी माइंड में चल रहा है उसे बिना रुके, बिना ग्रामर या लॉजिक की चिंता किए बस लिखते जाना है। जैसे माइंड सोच रहा है वैसे ही हाथ चलाना है। एग्जाम्पल: I don't know what I'm thinking right now, but my mind is spinning. Maybe because I have to call mom, or maybe it's that email I didn't send, or maybe I'm just tired. Everything feels mixed like a noise. इस तरह से लिखते लिखते आप महसूस करते हो कि जो बातें अंदर बहुत बड़ी लग रही थी वो जब बाहर आई तो उनका वेट कम हो गया। और कई बार क्लैरिटी भी मिलने लगती है कि असली प्रॉब्लम क्या है। मॉर्निंग पेजेस दूसरी टेक्निक है जिसे जूलिया कैमरन ने पॉपुलर किया और मैक्स भी स्ट्रांगली रेकमेंड करता है। इसमें आप हर सुबह उठते ही 3 पेजेस बिना रुके लिखते हो, चाहे कुछ भी लिखो, बस लिखो। इससे होता यह है कि सुबह सुबह जो मेंटल क्लटर होता है वो बाहर आ जाता है। इससे आपका दिमाग फ्रेश और क्लियर हो जाता है और दिन की शुरुआत भी ग्राउंडेड लगती है। माइंड मैपिंग एक थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीका है थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने का। मान लो आपके माइंड में बहुत सारे टास्क्स, आइडियाज, वरीज और डाउट्स घूम रहे हैं। आप एक सेंट्रल वर्ड लिखते हो जैसे ओवरथिंकिंग और फिर उससे जुड़ी सारी ब्रांचेस बनाते हो जैसे जॉब स्ट्रेस, हेल्थ वरी, रिलेशनशिप डाउट्स। फिर इन ब्रांचेस से और सब ब्रांचेस निकलती हैं। ये टेक्निक आपको विजुअली ये समझने में हेल्प करती है कि आपकी थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रही है
और कौन से एरियाज ज्यादा अटेंशन मांग रहे हैं। इन तीनों टेक्निक्स का अल्टीमेट गोल है मेंटल डिक्लटरिंग, यानी दिमाग की सफाई करना। जब हम अपने थॉट्स को बाहर निकालते हैं तो दिमाग के अंदर स्पेस बनता है। मैक्स एक्सप्लेन करता है कि जब आप एक्सटर्नलाइज करते हो तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन का डिसीजन मेकिंग और रीजनिंग सेंटर है, एक्टिवेट होता है। यानी जब तक दिमाग ओवरलोडेड रहता है तब तक वो सिर्फ पैनिक और कैओस में फंसा रहता है, लेकिन जब आप उसे हल्का करते हो तो वो क्लियरली सोचने लगता है। एक तरह से ये इमोशनल डाइजेशन की प्रोसेस होती है। जैसे बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को इमोशंस और थॉट्स डाइजेस्ट करने के लिए एक आउटलेट चाहिए होता है। जर्नलिंग, मॉर्निंग पेजेस और माइंड मैपिंग वो आउटलेट बन जाते हैं। अब आते हैं स्टेप 3 पर डेलेट स्पिरल। ओवर थिंकिंग अक्सर अचानक शुरू हो जाता है। कोई छोटी सी बात माइंड में आती है और वो तुरंत एक स्पाइरल में बदल जाती है। यानी एक नेगेटिव थॉट से 10 और नेगेटिव थॉट्स जुड़ जाते हैं। जैसे किसी फ्रेंड ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और अचानक आप सोचने लगते हो, शायद वो मुझसे नाराज है, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मेरी दोस्ती खत्म हो रही है, अला। और फिर गिल्ट, फियर, लोनलीनेस का सुनामी चल पड़ता है। मैक्स इस स्पाइरल को रोकने का तरीका बताता है, जिसे वो कहता है वरी विंडो। वरी विंडो का मतलब है आप दिन में एक फिक्स टाइम सेट करते हो जिसमें आप बस वरी कर सकते हो। बाकी समय आप खुद को अलाउ नहीं करते कि आप उस टॉपिक पर सोचें। जैसे मान लो आपने अपनी वरी विंडो शाम 6:30 से 6:50 रखी। अब दिन भर अगर कोई वरी माइंड में आती है तो आप खुद से कहते हो, ओके, इस पर मैं 6:30 पर सोचूंगा, और फिर उस थॉट को पोस्टपोन कर देते हो। इस टेक्निक का साइकोलॉजिकल बेनिफिट ये है कि आप माइंड को एक बाउंड्री सिखाते हो। माइंड को पता चलता है कि हर थॉट को तुरंत पकड़कर च्यू करना जरूरी नहीं है। उसे एक डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर मिलता है। शुरुआत में माइंड रेजिस्ट करेगा, अरे ये इंपॉर्टेंट है, अभी सोच लो। पर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो माइंड एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। उसे पता चलने लगता है कि वरी के लिए एक स्पेसिफिक समय है और उससे पहले सोचने की जरूरत नहीं। मैक्स ये भी सजेस्ट करता है कि जब आपकी वरी विंडो का टाइम आए तब आप टाइमर लगाओ और फ्रीली उन थॉट्स को एक्सप्लोर करो। चाहो तो उस टाइम में जर्नलिंग करो या माइंड मैप बना लो या बस अलाउ करो अपने माइंड को सोचने दो। लेकिन जैसे ही 20 मिनट खत्म हो आप उस डोर को बंद कर दो और फिर वापस अपनी लाइफ पर ध्यान दो। ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है क्योंकि इससे स्पॉन्टेनियस रूमिनेशंस, यानी बिना सोचे समझे अचानक चलने वाली सोच धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका माइंड समझने लगता है कि हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होती और हर समय सोचने की जरूरत नहीं होती। वरी विंडो एक तरह का साइकोलॉजिकल कंटेनर है जहां आप अपनी चिंताओं को स्टोर करते हो। इससे माइंड को सेफ्टी फील होती है क्योंकि उसे पता है कि उसकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन सही टाइम पर। यह आपको रिएक्टिव नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिव बनाता है। मैक्स कहता है कि वरी विंडो और एक्सटर्नलाइजेशन दोनों मिलकर ओवर थिंकिंग को डिटॉक्स करने की फाउंडेशन बनाते हैं। एक तरफ आप माइंड का वेट बाहर निकाल रहे हो, दूसरी तरफ आप माइंड को डिसिप्लिन भी सिखा रहे हो। इन टेक्निक से ये सबसे बड़ा चेंज ये आता है कि आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। आप अपने थॉट्स के पीछे भागना बंद कर देते हो और उन्हें एक डिस्टेंस से देखना शुरू कर देते हो। जैसे कोई मेडिटेटर अपने थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखता है, आते हैं जाते हैं पर उन्हें पकड़ता नहीं। ओवर थिंकिंग को खत्म करने की जर्नी में सबसे जरूरी चीज है स्पेस और स्ट्रक्चर। स्पेस आपको मिलती है जब आप अपने थॉट्स को बाहर निकालते हो। स्ट्रक्चर आता है जब आप माइंड को बाउंड्रीज देते हो, जैसे वरी विंडो। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप खुद को एक ऐसा इंसान बना सकते हो जो ज्यादा अवेयर है, ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा पीसफुल भी। माइंड अब एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक पीसफुल गार्डन बन जाता है जिसमें आप सोचते हो, समझते हो और फिर काल्मली एक्शन लेते हो। और यही तो अल्टीमेट गोल है कि आप अपने थॉट्स के गुलाम ना बने बल्कि उनके मास्टर बने। मैक्स की किताब यही सिखाती है कि माइंड को डिटॉक्स करना कोई लग्जरी नहीं, एक जरूरत है। और ये प्रोसेस आसान भी है अगर आप इसे रोज की आदत बना लें। जैसे जैसे आप एक्सटर्नलाइज करना और डिले करना सीखते हो वैसे वैसे आप खुद से जुड़ते हो और ये जुड़ाव ही आपकी क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल बैलेंस का सबसे बड़ा सोर्स बनता है। मैक्स माइंडफील्ड की किताब द 9 स्टेप ओवरथिंकिंग डिटॉक्स में स्टेप 4 और स्टेप 5 हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को ओवरथिंकिंग की पकड़ से बाहर निकालकर
फोकस और क्लैरिटी की ओर ले जा सकते हैं। इन स्टेप्स में हमें दो पावरफुल चीजें सिखाई जाती हैं, एक तो फोकस बिल्ड करना और दूसरा डिजिटल वर्ल्ड से अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करना। दोनों ही आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अटेंशन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है और माइंड सबसे ज्यादा ओवरवेल्म्ड। स्टेप 4 में मैक्स कहता है कि ओवर थिंकिंग तब होता है जब हमारा माइंड एम्प्टी होता है या डायरेक्शनलेस होता है। जब माइंड को कोई प्रॉपर एक्टिविटी या स्ट्रक्चर नहीं मिलता, तब वो अपनी ही दुनिया में घुस जाता है, सोचता है, इमेजिन करता है और अक्सर नेगेटिव सिनारियोज क्रिएट करता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को एक इंटेंशनल फोकस दें, ताकि वो एमलेसली भटकने की बजाय कॉन्शियसली काम करे। इसके लिए मैक्स इंट्रोड्यूस करता है कुछ एंटी ओवर थिंकिंग रिचुअल्स, यानी ऐसे छोटे छोटे डेली हैबिट्स जो आपको ग्राउंडेड रखते हैं और आपको एक फोकस्ड माइंडसेट में स्विच करने में हेल्प करते हैं। इन रिचुअल्स में 3 मुख्य टेक्निक्स हैं, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स और फोकस स्टार्ट रूटीन्स। ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस वो सिंपल टेक्निक्स होती हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाती हैं। जब माइंड फ्यूचर के बारे में वरी करता है या पास्ट में अटका होता है, तब ग्राउंडिंग से आप वापस अब में लौट आते हो। एक आसान ग्राउंडिंग मेथड है 5-4-3-2-1 टेक्निक। इसमें आप अपनी सेंसेस का यूज करते हो। 5 चीजें देखो जो आपको दिख रही हैं, 4 चीजों को टच करो, 3 चीजों की आवाज सुनो, 2 चीजों की स्मेल लो, 1 स्वाद महसूस करो। इस अभ्यास से मन ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है और ओवरथिंकिंग की स्पिरल से बाहर निकलने लगता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बहुत पावरफुल होती हैं। जब हम एंग्शियस होते हैं या बहुत सोच रहे होते हैं, तब हमारी ब्रीदिंग शैलो और फास्ट हो जाती है। मैक्स सजेस्ट करता है कि डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करो, जैसे बॉक्स ब्रीदिंग। 4 सेकेंड्स इनहेल करो, 4 सेकेंड्स रोक कर रखो, 4 सेकेंड्स एक्सहेल करो, 4 सेकेंड्स पॉज लो। ऐसी ब्रीथिंग से नर्वस सिस्टम कैल्म होता है और माइंड नेचुरली पीसफुल होने लगता है। फोकस स्टार्ट रूटीन्स का मतलब है हर बार जब आप कोई काम शुरू करें तो एक छोटा सा रिचुअल करो जो आपके माइंड को सिग्नल दे कि अब ओवर थिंकिंग बंद, अब एक्शन टाइम है। एग्जाम्पल के लिए, आप जब भी वर्क स्टार्ट करो तो 2 मिनट के लिए बैठकर आईज क्लोज करके ब्रीथ लो। फिर अपने इंटेंशन को साइलेंटली रिपीट करो, मैं फोकस्ड हूं, मैं क्लियर हूं, मैं प्रेजेंट हूं। इससे माइंड को एक क्यू मिलता है कि अब उसे स्कैटर्ड नहीं होना, बल्कि एक डायरेक्शन में चलना है। मैक्स कहता है कि ये रिचुअल्स कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, बल्कि छोटे छोटे एंकर्स हैं जो माइंड को स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन देते हैं। जब आप इन्हें रोज करते हो तो आपका ब्रेन खुद को ट्रेन करने लगता है कि कब रिलैक्स करना है और कब फोकस करना है। ओवरथिंकिंग तब कम होता है जब फोकस बढ़ता है, और फोकस तब बढ़ता है जब आपके पास रिचुअलाइज्ड स्ट्रक्चर हो। अब आते हैं स्टेप 5 पर, डिजिटल हाइजीन। ये स्टेप बहुत ही जरूरी है, खासकर आज के टाइम में जब फोन और सोशल मीडिया हर सेकंड हमारा ध्यान खींचते हैं। मैक्स पूरे एक चैप्टर में इस बात को समझाता है कि कैसे नोटिफिकेशंस, पिंग्स और सोशल मीडिया लूप्स हमारे माइंड को कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करते रहते हैं, और ये ओवर स्टिमुलेशन ही ओवर थिंकिंग का मेजर फ्यूल बन जाती है। सोचिए, आपने इंस्टाग्राम खोला एक नोटिफिकेशन देखने के लिए, और देखते देखते आप 30 मिनट स्क्रॉल कर रहे हो। फिर एक कंपैरिजन शुरू होता है, इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मैं कहाँ हूं, मुझे कुछ अचीव करना चाहिए था, और यही थॉट स्पाइरल बन जाती है। मैक्स कहता है ये डिजिटल वर्ल्ड का ट्रैप है जिसमें हम अपने माइंड को बार बार डंप कर रहे हैं। इससे बचने के लिए मैक्स कुछ प्रैक्टिकल डिजिटल हाइजीन स्ट्रेटजीज बताता है। पहली टेक्निक है ग्रे स्केल स्क्रीन। जब आप अपने फोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में डालते हो तो वो कम आकर्षक लगती है। रंग हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, रेड नोटिफिकेशन, डॉट्स, ब्राइट स्टोरीज आदि, ये सब डोपामाइन रिलीज करते हैं। लेकिन ग्रे स्क्रीन से ये प्रभाव कम हो जाता है और आप कम समय फोन पर रहते हो। दूसरी तकनीक है डो नॉट डिस्टर्ब साइकिल्स। मैक्स सजेस्ट करता है कि दिन में कुछ ब्लॉक्स ऐसे रखो जहां फोन पूरी तरह साइलेंट हो, ना कोई कॉल, ना कोई नोटिफिकेशन। इन ब्लॉक्स को डीप वर्क जोन्स कह सकते हैं। आप ये 1 घंटे के सेशन में कर सकते हो और उस वक्त सिर्फ अपना काम करो, बिना किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के। इससे आपका ब्रेन फोकस्ड मोड में जाता है और ओवर थिंकिंग की जगह प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है डोपामिन फास्टिंग। ये टर्म सुनने में ड्रामेटिक लग सकती है, पर मैक्स इसे बहुत प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करता है। डोपामिन फास्टिंग का मतलब है दिन में कुछ समय ऐसा रखना जिसमें आप किसी भी हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटी से दूर रहते हो।
नो फोन, नो म्यूजिक, नो टीवी, नो स्नैक्स, बस आप और आपका रियल एनवायरनमेंट। इस टाइम में आप वॉक कर सकते हो, बैठकर सोच सकते हो, जर्नल लिख सकते हो। इससे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम रीसेट होता है और आप छोटी चीजों में भी जॉय और क्लैरिटी महसूस करने लगते हो। मैक्स ये भी समझाता है कि जब आप बार बार फोन चेक करते हो तो आपका ब्रेन एक एडिक्शन पैटर्न डेवलप करता है। हर बार एक पिंग आता है, एक स्पाइक मिलता है, फिर थोड़ी देर बाद ड्रॉप होता है, और जब वो ड्रॉप आता है तो माइंड ओवर थिंकिंग करने लगता है। कोई मैसेज क्यों नहीं आया, मैं अकेला क्यों फील कर रहा हूं, करा दूं, ले ली। ये इमोशनल डिप्स ही ओवर थिंकिंग का पेट भरते हैं। इसलिए डिजिटल हाइजीन सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने के लिए नहीं है, ये ओवर थिंकिंग से प्रोटेक्शन देने का आर्मर है। जब आप खुद से बाउंड्रीज सेट करते हो कि कब फोन देखना है और कब नहीं, तो आप खुद के थॉट्स और इमोशंस के मास्टर बनते हो। मैक्स एक एक्सरसाइज रिकमेंड करता है, फोन पार्किंग स्पॉट, यानी घर में एक जगह फिक्स कर दो जहां फोन रखा जाएगा और हर वक्त वो आपकी जेब में या हाथ में नहीं रहेगा। ये सिंपल हैबिट आपके अवेयरनेस को बढ़ा देती है कि आप फोन यूज कर रहे हो या फोन आपको यूज कर रहा है। एक और सजेशन है नोटिफिकेशन ऑडिट। हर ऐप को चेक करो कि क्या उसके नोटिफिकेशंस वाकई जरूरी हैं। 90% ऐप्स की नोटिफिकेशंस को बंद किया जा सकता है। जब आप ये करते हो तो आपके माइंड में अननेसेसरी नॉइज आनी बंद हो जाती है। स्टेप 4 और 5 का मूल उद्देश्य है माइंड को इंटेंशनल बनाना। एक तरफ आप रिचुअल्स से माइंड को डिसिप्लिन दे रहे हो, दूसरी तरफ आप डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज कर रहे हो। इसका इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। आप देखोगे कि ओवर थिंकिंग की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, क्लैरिटी बढ़ रही है और आपको अपनी लाइफ पर ज्यादा कंट्रोल महसूस हो रहा है। मैक्स यही कहना चाहता है, ओवर थिंकिंग कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एक अनमैनेज्ड माइंड की नेचुरल स्थिति है। और जब आप माइंड को मैनेज करना सीख जाते हो रिचुअल्स और डिजिटल हाइजीन से, तो आप धीरे धीरे उस लूप से बाहर आने लगते हो जिसमें आप फंसे हुए थे। फोकस हैबिट्स और डिजिटल बाउंड्रीज आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। ये स्टेप्स सिर्फ ओवर थिंकिंग ही नहीं, बल्कि एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन और बर्नआउट जैसी चीजों को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करनी होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड आपका सपोर्ट करे, न कि आपको परेशान करे, तो इन 2 स्टेप्स को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना शुरू करो। ग्राउंडिंग करो, ब्रेथ करो, फोकस्ड स्टार्ट करो, फोन को आराम दो और फिर देखो कैसे आपका माइंड एक पीसफुल और पावरफुल स्पेस में बदलता है। यही है असली डिटॉक्स, अपने माइंड को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना। मैक्स माइंडफील्ड की किताब द 9 स्टेप ओवर थिंकिंग डिटॉक्स का स्टेप 6 और स्टेप 7 हमें 2 बहुत गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्निक्स को सिखाते हैं, जिनसे न सिर्फ हम ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं, बल्कि अपनी सोचने की आदत को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। स्टेप 6 हमें सिखाता है कि कैसे हम खुद को अभी के पल में लाएं, और स्टेप 7 हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे अंदर जो सेल्फ टॉक चल रही है वे हमारे साथ कैसे खेल खेलती है और कैसे हम उसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। स्टेप 6 ग्राउंड इन द प्रेजेंट ओवर थिंकिंग का एक सबसे बड़ा कारण होता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी अगर ऐसा हुआ तो, अगर वो ना हुआ तो, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। ये सारे सवाल भविष्य से जुड़े होते हैं और हमें एंग्जाइटी से भर देते हैं। लेकिन मैक्स कहता है कि हमारे पास केवल एक ही चीज सच में है, और वो है अब का पल, यानी द प्रेजेंट मोमेंट। पर यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि माइंड हर वक्त या तो पास्ट में गिल्ट ढूंढता है या फ्यूचर में डर। इसलिए मैक्स हमें एक प्रैक्टिकल तरीका बताता है, सेंसरी एंकरिंग। सेंसरी एंकरिंग का मतलब होता है अपने सेंसेस, इंद्रियों का इस्तेमाल करके खुद को अब में लाना, यानी अपनी अटेंशन को बाहर की दुनिया में फिक्स करना ताकि अंदर की भागती सोच शांत हो सके। एक आसान तरीका है टेम्परेचर अवेयरनेस। जैसे आपने बस अपनी स्किन पर जो टेम्परेचर महसूस हो रहा है उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। आपकी हथेली में ठंडक है या गर्मी है, आपके गाल पर हवा लग रही है, आपके पैरों में जमीन की ठंडक है या गर्मी। इस अवेयरनेस से माइंड धीरे धीरे काम होता है, क्योंकि अब वो फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि अब की सेंसेशन पर ध्यान दे रहा है। दूसरा तरीका है साउंड फोकस। अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान देना, जैसे फैन की आवाज, कोई बर्ड की आवाज, दूर से आती कोई ट्रैफिक साउंड। जब आप एक्टिवली सुनते हो, बिना जज किए बस ऑब्जर्व करते हो,
तो आपका माइंड नेचुरली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। यही अटेंशन एंकर बन जाती है। मैक्स एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता है, जैसे कोई बच्चा पार्क में खेल रहा होता है। वो उस पल में इतना डूबा होता है कि उसे ना कल की चिंता होती है, ना कल क्या होगा उसका डर। माइंड को उसी इनोसेंट क्यूरियोसिटी की जरूरत होती है, अभी क्या हो रहा है, ये पूछना ही ग्राउंडिंग का पहला स्टेप है। सेंसरी एंकरिंग का एक और बेनिफिट है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को काम करता है। जब माइंड सोचता है कि कोई डेंजर है, भले ही वो रियल ना हो, बस इमेजिनेशन हो, तब बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है। सेंसरी अवेयरनेस उसे सिग्नल देती है कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, और बॉडी रिलैक्स करना शुरू करती है। मैक्स सजेस्ट करता है कि दिन में कई बार छोटे छोटे ग्राउंडिंग ब्रेक्स लो, 30 सेकंड के लिए ही सही, पर अपनी सेंसेस से कनेक्ट करो। इससे माइंड बार बार अब में आना सीखता है और एंग्शियस हाइपोथेटिकल से ऑटोमेटिकली दूर होने लगता है। अब बात करते हैं स्टेप 7 की, रीवायर सेल्फ टॉक। ओवर थिंकिंग में अक्सर हम अपने ही मन में खुद से बात करते रहते हैं और वो बातें ज्यादातर नेगेटिव होती हैं, जैसे मैं क्यों इतना सोचता हूं, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाऊंगा, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। ये सेल्फ टॉक हमारी आइडेंटिटी बन जाती है और हम उसी नैरेटिव को सच मान लेते हैं। मैक्स कहता है कि हमें अपने थॉट्स से लड़ने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है और फिर धीरे धीरे उन्हें रीफ्रेम करना है। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। कॉग्निटिव डिफ्यूजन का मतलब होता है अपने थॉट्स से डिस्टेंस बनाना, उन्हें अपनी आइडेंटिटी से अलग देखना। जैसे अगर आपके माइंड में थॉट आया मैं फेलियर हूं, तो आप उस थॉट को पकड़कर ऑब्जर्व करो और खुद से कहो ये एक थॉट है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। आप ये भी कह सकते हो आई एम नोटिसिंग दैट आई एम हैविंग द थॉट दैट आई एम अ फेलियर। जब आप ऐसा कहते हो तो आप उस थॉट के साथ फ्यूज्ड नहीं रहते, बल्कि आप उसे बाहर से देखने लगते हो, जैसे कोई बादल हो जो आसमान में तैर रहा है। मैक्स ACT एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के प्रिंसिपल्स को भी एक्सप्लेन करता है, जिसमें मेन आइडिया ये है कि हम अपने थॉट्स को एक्सेप्ट करें, उनसे लड़ने की बजाय, और फिर उनके साथ अलाइंड होकर वो करें जो हमारे वैल्यूज के मुताबिक सही है। एक्सेप्टेंस का मतलब है अनकंफर्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स को अलाउ करना, उन्हें रिजेक्ट या सप्रेस करने की बजाय। जैसे अगर आपके माइंड में डर है कि लोग आपको जज करेंगे, तो उस डर को लेबल करो ये फियर है, उसे खुद से अलग पहचान दो, ये मेरी पूरी आइडेंटिटी नहीं है, ये बस एक इमोशन है जो आया और जाएगा। कमिटमेंट का मतलब है उन वैल्यूज को चूज करना जो आपके लिए मीनिंगफुल है, और फिर उनके हिसाब से एक्शन लेना, चाहे माइंड कुछ भी बोले। जैसे अगर आपकी वैल्यू है ग्रोथ, तो आप डिस्कंफर्ट के बावजूद वो प्रेजेंटेशन दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि यही आपको आगे ले जाएगा। मैक्स ये भी सिखाता है कि सेल्फ टॉक को रिवायर करने के लिए कुछ पावरफुल रिफ्रेमिंग स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ आई कांट डू दिस, से आई एम लर्निंग हाउ टू डू दिस। इंस्टेड ऑफ आई एम नॉट गुड इनफ, से आई एम ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग एवरी डे। इंस्टेड ऑफ व्हाट इफ आई फेल, से व्हाट इफ आई सक्सीड। ये शिफ्ट सटल लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा होता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन नए बिलीफ्स को एक्सेप्ट करना शुरू करता है। मैक्स जर्नलिंग की मदद से भी सेल्फ टॉक रिफ्रेम करने की सलाह देता है। एक सेक्शन लिखो माई ओवर थिंकिंग थॉट, और उसके सामने दूसरा कॉलम माई रिफ्रेम। जैसे मैं सबके सामने ऑकवर्ड लगूंगा, मैं इंसान हूं और हर कोई कभी ना कभी ऑकवर्ड फील करता है, मैं कुछ भी ठीक से नहीं करता, मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखता रहूंगा। ये प्रैक्टिस आपकी हैबिचुअल नेगेटिव थिंकिंग को ब्रेक करती है और एक नया नैरेटिव बनाती है। स्टेप 6 और 7 को कंबाइन करो तो एक पावरफुल शिफ्ट आता है। पहले आप अब में रूटेड होते हो और फिर अपने माइंड की लैंग्वेज को बदलते हो। इससे आपका पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट ट्रांसफॉर्म होने लगता है। मैक्स ये भी कहता है कि ओवर थिंकिंग से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी सोचोगे ही नहीं, बल्कि यह कि आप अपनी सोच को रिकॉग्नाइज करना और सही दिशा में मोड़ना सीख जाते हो। आप माइंड को लीडर नहीं बल्कि एक असिस्टेंट बना लेते हो जो आपके साथ है पर आपको कंट्रोल नहीं करता। ग्राउंडिंग और सेल्फ टॉक रिफ्रेम करने से आप अपनी इमोशनल इंडिपेंडेंस बिल्ड करते हो। आप माइंड में उठते तूफानों को ऑब्जर्व करते हो पर उनसे बहते नहीं, आप अपना एंकर खुद बनते हो। और यही तो असली फ्रीडम है, जब आप अपने माइंड के मालिक बन जाते हो, ना कि उसके गुलाम। मैक्स की ये दोनों टेक्निक्स जितनी प्रैक्टिकल हैं उतनी ही पावरफुल हैं। अगर इन्हें डेली लाइफ में इंटीग्रेट किया जाए तो आप एक ऐसा माइंडसेट बना सकते हो जो काल्म, सेंटर्ड और कॉन्फिडेंट हो,
और यही है वो असली डिटॉक्स जो सिर्फ माइंड से नहीं, आपके पूरे इनर सिस्टम से ओवर थिंकिंग को बाहर निकालता है। तो अब अगर आपके माइंड में कोई हाइपोथेटिकल थॉट आए, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो आप उसे ऑब्जर्व करो, उसकी फीलिंग को अलाउ करो, अब मैं लौट आओ, और फिर खुद से जेंटली कहो, ये बस एक थॉट है और मैं अब भी एक्शन ले सकता हूं। यही है माइंडफुल थिंकिंग की शुरुआत, और यही है स्टेप 6 और 7 की असली ताकत। मैक्स माइंडफील्ड की किताब द 9 स्टेप ओवरथिंकिंग डिटॉक्स के आखिरी 2 स्टेप्स, स्टेप 8 और स्टेप 9, उन लोगों के लिए हैं जो ओवरथिंकिंग से सिर्फ छुटकारा नहीं पाना चाहते, बल्कि एक इंटेंशनल और मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हैं। अब तक जो स्टेप्स हमने समझे वो हमारे माइंड को डिटॉक्स करने के बारे में थे, यानी कैसे थॉट्स को समझें, कैसे उनसे डिस्टेंस बनाएं और कैसे प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंडेड रहें। लेकिन स्टेप 8 और 9 उन फाउंडेशंस पर एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल लाइफ डिजाइन करने की बात करते हैं। स्टेप 8 है अलाइन विद वैल्यूज। मैक्स कहता है कि ओवर थिंकिंग की सबसे कॉमन वजह होती है डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन। क्या सही है? क्या मुझे ये करना चाहिए? लोग क्या सोचेंगे? क्या ये रिस्क लेना सेफ है? ये सारे सवाल हमें उलझाते हैं क्योंकि हम अक्सर डिसीजंस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या फियर बेस्ड सोच से लेते हैं। लेकिन जब आप अपने डिसीजंस को अपने कोर वैल्यूज के आधार पर लेना शुरू करते हो, तब क्लैरिटी आनी शुरू होती है। मैक्स ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है कि डिसीजन मेकिंग को व्हाट शुड आई डू सम से हटाकर मुझे क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है में बदलना जरूरी है। यानी हर बार जब आप किसी डिसीजन के सामने हो तो खुद से पूछो, मेरे लिए सबसे ज्यादा मीनिंगफुल क्या है? इससे आपके माइंड में पर्पस, क्लैरिटी आती है। इसके लिए मैक्स एक बहुत ही यूजफुल टूल देता है, वैल्यूज हायरार्की टेम्पलेट। ये टेम्पलेट एक तरह का सेल्फ रिफ्लेक्शन चार्ट होता है जिसमें आप अपनी टॉप 5 कोर वैल्यूज को डिफाइन करते हो। जैसे 1 ग्रोथ 2 ऑथेंटिसिटी, 3 फैमिली, 4 क्रिएटिविटी, 5वां सर्विस। अब जब भी कोई लाइफ डिसीजन सामने आता है, चाहे करियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से या लाइफस्टाइल से, तो आप चेक करते हो कि कौन सा ऑप्शन आपकी इन वैल्यूज से अलाइंड है। मान लो आपको एक हाई पेइंग जॉब का ऑफर मिला है, पर उसमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी कम है और बहुत स्ट्रेस है। अगर आपकी वैल्यू ग्रोथ और बैलेंस है, तो आप समझ जाओगे कि वो जॉब सिर्फ पैसे के लिए टेम्पटिंग है, पर आपके कोर से मैच नहीं करती। वैल्यूज हायरार्की बनाते वक्त मैक्स सजेस्ट करता है कि आप पहले कुछ गाइडेड प्रॉम्प्ट्स के जरिए अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करो, जैसे व्हेन डू आई फील मोस्ट अलाइव, विच मोमेंट्स इन लाइफ डू आई चेरिश द मोस्ट, हुज एक्शंस डू आई एडमायर एंड व्हाई। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपकी अंदर की आवाज को सामने लाते हैं। आप समझते हो कि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ सोशल लेबल्स नहीं है, बल्कि एक डीपर इंटेंशन है, और उसी इंटेंशन के साथ अलाइंड होकर डिसीजंस लेना ही ओवर थिंकिंग का अल्टीमेट एंटीडोट है। अब बात करते हैं स्टेप 9 की आर्किटेक्ट योर मेंटल इकोसिस्टम। मैक्स इस फाइनल स्टेप में हमें सिखाता है कि एक हेल्थी माइंड एक्सीडेंटल नहीं होता, वो डिजाइन किया जाता है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड हर हफ्ते रिफ्रेश रहे, फोकस्ड रहे और पीसफुल रहे, तो आपको उसके लिए एक इंटेंशनल स्ट्रक्चर बनाना होगा। इस स्ट्रक्चर को मैक्स कहता है मेंटल इकोसिस्टम। मैक्स की बातों का सार ये है, अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड एक पीसफुल, क्रिएटिव और इंटेंशनल जगह बने, तो आपको उसे वीकली मेंटेनेंस देना होगा। जैसा एक गार्डनर हर दिन थोड़ी सी देखभाल करता है, वैसे ही आप भी अपने माइंड को नर्चर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए। वह चरण है जब आप एक कठिन कार्य पर काम कर रहे होते हैं और यह थोड़ा कठिन लगता है। दिमाग को यह नया लगता है और थोड़ी परेशानी महसूस होती है। इसे कैसे मैनेज